Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So continuing with the eco series, we are discussing chemical thermodynamics. तो लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. We have started with the first law of thermodynamics in detail, and what we have seen in last video is that internal energy, which is represented by U, is a function of temperature and volume for a free gas, for a gas. Okay. And what we have also seen is that internal energy can be a function of temperature and pressure also. मतलब we could have written internal energy as a function of temperature and pressure also, but we have seen that it will be difficult for us to calculate del U by del P at constant temperature when we further solve this. But it is very easy for us to calculate del U by del V at constant temperature. So instead of making internal energy a function of temperature and pressure, we are making internal energy a function of temperature and volume. तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का जो सिग्निफिकेंस है वो खत्म हो जाता है. और एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि शायद किसी एक वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एक्चुअली में डिपेंड करती है कापा पे, ओके, और मोलैरिटी पे. ठीक है, कापा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और मोलैरिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो अल्टीमेटली मोलर कंडक्टेंस जो है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है. किसी एक वीडियो में मैंने इसको एक्सटेंसिव बोला था, बट लॉजिकली देखा जाए तो क्योंकि दोनों वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर है इसके फॉर्मूले में दोनों इंटेंसिव है, तो ये मोलर कंडक्टेंस तो कभी एक्सटेंसिव हो ही नहीं सकती. इट विल ऑलवेज बी इंटेंसिव. सो मोलर कंडक्टेंस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये कीप इन माइंड, शायद किसी वीडियो में गलत इंफॉर्मेशन चला गया था. ठीक है, अब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमने क्या बात किया, हमने इंटरनल एनर्जी को फंक्शन लिखा टेम्परेचर और वॉल्यूम का. ओके, अब देखिए जब एक क्लोज सिस्टम है, दिस इज क्लोज सिस्टम, गैस है और वो क्लोज सिस्टम में है, तो सपोजिटली मेरी गैस क्लोज सिस्टम में ही है पर वो किस कोई रिएक्शन कर रही है, तब मैं इंटरनल एनर्जी को फंक्शन लिखूंगा टेम्परेचर का, वॉल्यूम का तो वो फंक्शन है ही, और साथ में नंबर ऑफ मोल्स. क्योंकि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वेरी लाइकली है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मॉलिक्यूल जो भी गैस है हमारी उसके चेंज हो रहे हैं. तो ये इट विल बी अ फंक्शन ऑफ 3. मतलब it can be function of 3, it can be function of even more variables. This is what we want to show here. So this is for a gas in closed vessel and it is undergoing reaction. Okay, whereas supposedly gas है हमारे पास, जो सिस्टम स्टडी कर रहे हैं वो गैस है, बट वो ओपन सिस्टम में है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट स्टिल वो एक ओपन सिस्टम है. तो ओपन सिस्टम में भी जो हमारा फंक्शंस रहेंगे, जो वेरिएबल्स रहेंगे जिसपे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा, वो यही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अभी भी चेंज हो सकते हैं. तो ओपन सिस्टम में हम इंटरनल एनर्जी को फंक्शन लिख रहे टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का. तो इसका मतलब जब भी मैं यू को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि गैस है. ठीक है, एक तो सेकेंडली ये क्लोज सिस्टम में है और ये नॉन रिएक्शन, मतलब देयर इज नॉन रिएक्टिव गैस है, मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है. तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जब भी मैं इंटरनल एनर्जी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लिख रहा हूं तो मैं ये तीन चीजें ऑटोमेटिकली अज्यूम करके चल रहा हूं. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए. अगर कुछ और रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ और चेंजेस हमारे सिस्टम में हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी उन अगर पॉसिबल है तो उन वेरिएबल्स का भी फंक्शन बन सकता है. तो इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आल्सो. तो ये भी हम लिखेंगे जब हम आगे गिब्स फ्री एनर्जी के बाद जाएंगे, तो तब हम यू को एज अ फंक्शन ऑफ एन से ही डिफाइन करेंगे, तब हमारा और क्लैरिटी आएगी. ठीक है, अभी देखिए ये चीज है यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. देखिए जब हम इनिशियली एटम को पढ़ते थे या फिर मॉलिक्यूल को पढ़ते थे, तो एक हमारे पास एक ग्राफ रहता था. जैसे सपोजिटली मेरे पास कोई दो एटम्स है. ठीक है, इनका कुछ रेडियस है, दोनों सेम है, दोनों का कुछ रेडियस है. ठीक है, ये आपस में क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका रेडियस है, डिस्टेंस है कुछ, और आपस में ये क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम पढ़ते थे कि इनिशियली क्या होता है कि इनमें जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं. ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों क्लोज आते हैं,
और अगर हम इनको और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इनको और ज्यादा एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे, तब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो इनिशियली क्या होता है कि पहले तो कुछ इंटरेक्शन नहीं है और अगर वो बहुत ज्यादा दूर है, पर जैसे जैसे हम उनको क्लोज रहने जा रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन दोस मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, वो डोमिनेट करनी शुरू होती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाती हैं। और अगर हम उस पॉइंट से फर्दर इनको और क्लोज लाने की कोशिश करते हैं, तब उनमें रिपल्सिव फोर्सेस का ओरिजिन हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारा रिपल्शन डोमिनेट करता है, यानी कि वो गैस जो है वो नहीं चाहे, वो जो एटम्स है वो नहीं चाहेंगे कि वो और क्लोज आ जाए। तो ये ग्राफ अगर हमको याद है, हम पढ़ते होते थे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्सेस रेडियस का, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, ये हम पढ़ते होते थे। तो इनिशियली क्या होता था कि पहले तो जब वो बहुत दूर है तब तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, पर जब हम उसको पास ला रहे हैं तो क्या होता था कि अट्रैक्शन फोर्स, जब मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ और ये पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। साइन का मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चलेगी। नेगेटिव मतलब कि वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, हमारे दोनों जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा और एक पॉइंट पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, एक आर पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। उसके बाद अगर हम अपने एटम या मॉलिक्यूल को और क्लोज पुश करेंगे तो वो रिपल्शन, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस रिपल्शन आ जाएगा और हमारा रिपल्शन डोमिनेट करने शुरू हो जाएगा, और ये हम बोलते थे आर नोट, ठीक है, उसके लिए अभी हमको जरूरत नहीं है। तो ये एक हमने ग्राफ पढ़ा था बिटवीन, एंड दिस ग्राफ एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट इंटरेक्शन फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए, जब हमने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया था, तो इंटरनल एनर्जी में हमने कहा था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। कौन कौन सी एनर्जीज हैं? जैसे हमने कहा था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, पार्ट है उसका, नॉट ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक, अगर सिस्टम खुद मूव कर रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी नहीं है, बट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट एनर्जी में जो हमारे मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी है, क्योंकि वो एक जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके इंटरनल एनर्जी है कुछ, वो एक्चुअली वो यही इंटरनल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी थी, देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से हमारे पास उसके पास एनर्जी थी, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी थी हमारे सिस्टम में। तो ये सब एनर्जीज हमने इंटरनल एनर्जी के अंदर पढ़ी थी। तो हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी थी, ठीक है। इसका मतलब जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में, सपोज पोटेंशियल एनर्जी अगर 20 बढ़ गई तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी 20 बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ये 10 बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी भी 10 बढ़ जाएगी, यानी कि जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, सिमिलर चेंज इंटरनल एनर्जी में आएगा, अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट मान लें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर फिक्स करके, ठीक है। हमने न्यूक्लियर ये सब फिक्स कर दिया, सिस्टम एक ही है, ठीक है। हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हम केवल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही चेंज हमारा इंटरनल एनर्जी में भी रिफ्लेक्ट होगा, मतलब सिमिलर चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इंटरनल एनर्जी आल्सो। सो अब इस ग्राफ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूं मैं, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूं इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट, ठीक है, इंटरनल एनर्जी लिख दिया मैंने, क्योंकि जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा उतना चेंज इंटरनल एनर्जी में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आर टर्म है, हम इसको एक तरह से वापस रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि वॉल्यूम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रेडियस वी कुड राइट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, जो हम रेडियस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम चाहते हैं कि हम आर को वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। देखिए बाकी सब फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आर और इनका जो रिलेशन है वो ऐसे आर रेज टू पावर क्यूब का रेशियो, तो इसका मतलब हम आर को वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई विल राइट आर को, आर की जगह वॉल्यूम मतलब लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का चेंज डायरेक्शनल है, प्रोपोर्शनल है, रेज टू पावर क्यूब जरूर है। देखिए क्या होगा कि वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू जो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं वो वैल्यू जरूर चेंज हो जाएंगी, बट जो शेप है एक्स एक्सिस का वो चेंज नहीं होगा। इस ग्राफ का जो शेप है
वो इसको आर को वी लिखने से चेंज नहीं होगा। हाँ, वैल्यू जरूर चेंज हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर आर लिख रहे थे तो कुछ वैल्यू थी, जब हम यहाँ पर वी लिख रहे हैं तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, वो ऑब्वियस बात है। बट शेप जो है हमारे इस ग्राफ का वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, और इसको मैं अगर वॉल्यूम लिखता हूँ तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने एग्जैक्टली मैंने पोटेंशियल एनर्जी बाय आर वाले ग्राफ को इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम वाले ग्राफ को लिख दिया। और ये चीज हम पढ़ रहे थे अभी तक। हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए सपोजिटली थोड़े इंटरनल एनर्जी के चेंज को अगर हम वॉल्यूम से स्टडी करेंगे, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम का अगर हम स्टडी करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम एग्जैक्टली स्टडी क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज हमने अभी पढ़ी है क्यों कि ये चीज फैक्टराइज करेगी जब हम यू को डीप स्टडी करेंगे। और यही ग्राफ है जो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, यानी कि ये ग्राफ है इंटरेक्शन का। ठीक है, तो अगर किसी गैस में du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम देख रहे हैं, तो थ्योरेटिकली मैथमेटिकली वो जो भी हो, थ्योरेटिकली हम एक्चुअली में गैसेस के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, गैसेस के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए यही इंपॉर्टेंस है du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर की। सपोजिटली मैं यहाँ पर del u by del p एट कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ रहा होता तो शायद मेरे पास कोई वेरी वैलिड थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है इसको स्टडी करने का। बट क्योंकि मेरे पास एक वैलिड चीज है इसको स्टडी करने की कि du by del u by del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल टेल मी द इंटरेक्शन, तो इसीलिए मैं इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम का फंक्शन से ही स्टडी करता हूँ कि इजियर हो गया, और काफी ज्यादा थ्योरेटिकल डेफिनेशंस सामने आ रही हैं इसको स्टडी करने से। एक चीज और, अब हम क्या बोलते हैं इसको, देखिए ये चीज समझ में आ जाना चाहिए आपको कि हम इस ग्राफ को क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और, ठीक है, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह पे देखेंगे। ठीक है, ये चीज जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, तो जब हमने आइडियल गैस मान लिया उसको, इसका मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो आइडियल गैस का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट ऐसे, मतलब देयर विल बी नो चेंज। जैसे ये तो रिपल्शन, ये तो इंटरेक्शन, और फिर रिपल्शन को बता रहा है। पर क्योंकि आइडियल गैस में ना कोई इंटरेक्शन है ना कोई रिपल्शन है, तो जो ग्राफ है वो सेम रहेगा। मतलब इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू volume will remain same throughout, irrespective of the volume. Internal energy will remain same. So that means there will be no change in internal energy with respect to volume, since there is no attraction. Hence, for an ideal gas, del u by del v at constant temperature is equal to 0. यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि del u by del v at constant temperature for ideal gas is 0। ये हम मैथमेटिकली भी आगे जाके डिफाइन करेंगे। देखिए आपने अगर देखा होगा तो हम अभी तक थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। बट हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियो तक अभी तक हमने थर्मोडायनामिक्स को थ्योरेटिकली स्टडी किया कि हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि हर एक पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है। हम मैथमेटिकली भी जाएंगे, देखिए मैथमेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाना देखना जरूरी है, पर थ्योरेटिकली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम समझ ही नहीं पाते कि del u by del v है क्या, और हम उसकी डेरिवेशन करे जा रहे हैं। हमको पता होना चाहिए कि del u by del v इंटरेक्शन को शो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब आइडियल गैस की बात करेंगे तो हम इसको 0 बोल देंगे। वी डू नॉट, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, बिकॉज वी नो देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन इन आइडियल गैस। हेंस del u by del v कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस हैज टू बी 0। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए आइडियल गैस के लिए, ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो यू है, आइडियल गैस अगेन नो रिएक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, इट इज क्लोज सिस्टम, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, क्यों वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर का ही फंक्शन रह जाता है आइडियल गैस के लिए। ओके, आइडियल गैस स्पेलिंग से, ठीक है, आइडियल गैस के लिए ये फंक्शन है ओनली टेम्परेचर का। अब एक चीज और यहाँ पर देखनी है हमको, del u by del v एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। देखिए अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो U इन एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी मतलब न्यूटन मीटर।
वी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, और अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सॉरी, meter square, and that will be pressure. Well, that is a unit of pressure, exactly not pressure. So that is a unit of pressure. Since the units of du, del u by del v at constant temperature is equal to that of the units of pressure, hence du by dv at constant temperature, मैं du d बोल रहा हूँ पर वो del है, ठीक है, del u by del v at constant temperature is defined as internal pressure, ठीक है, ठीक है। अब इंटरनल प्रेशर क्या है, is something which is telling us about the interactions happening, ठीक है। तो अगर कोई interactions हो रही हैं तो del u by del v at constant temperature will tell us that which is the internal pressure. Why pressure? Because its units are that of a pressure, that of pressure, ठीक है। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आती है हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी अगर हम देखें तो हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्चुअली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होगी कि कितना उसको हीट चाहिए, मतलब अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड to be given to that substance so as to raise its temperature by 1 degree Celsius or by that में 1 Kelvin, ठीक है, या तो 1 Kelvin या 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होना चाहिए उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। अगर किसी भी सब्सटेंस को ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट देना पड़ रहा है, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस या 25 से 26 डिग्री सेल्सियस अगर जाने के लिए मुझे अपने मॉलिक्यूल को ज्यादा हीट देनी पड़ रही है या अपने सब्सटेंस को ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। ये चीज मतलब है हीट कैपेसिटी का। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं, फॉर अ स्मॉल, मतलब अगर मैं स्मॉल हीट के बाद स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं, इंस्टेंट की मैं 1 डिग्री सेल्सियस राइज करूं, आई एम टॉकिंग ऑफ स्मॉल चेंज। वैसे 1 डिग्री भी एक स्मॉल चेंज ही है, बट स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, देन हाउ मच स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आई हैव टू गिव, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसका मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा। प्लीज नोट व्हाट थिंग्स आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मैं इसको लिखूंगा dq by dt, ठीक है। कितना स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं 1 डिग्री नहीं बोल रहा, मैं स्मॉल चेंज बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही आना चाहिए कि जब हीट ही दे रहे हैं, हीट तो एक प्रोसेस है, तो मैं dq को लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं q by dt लिख सकता था, बट अब देखिए dq इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं स्मॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। q by del t भी लिख सकता था इसको, ठीक है, q by del t। तो ये भी एक वैलिड चीज है, ठीक है। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उस ज्यादा हीट के लिए मुझे dq की जरूरत नहीं है क्योंकि हीट खुद एक चेंज है। पर हाँ, टेम्परेचर को आपको डेटा से डिफाइन करना पड़ेगा। टेम्परेचर एक एब्सोल्यूट थिंग होती है, तो उसको चेंज से डिफाइन करना है। हीट के लिए चेंज की जरूरत नहीं है, वो एक क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हाँ, हम यहाँ पर स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, हमने डिफाइन ही इसको स्मॉल के लिए किया है, इसीलिए हीट कैपेसिटी को dq by dt लिखेंगे, ठीक है। d इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि मैंने नीचे dt लिखा है। अब देखिए अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए dt जो है वो एक, सॉरी, मतलब एक्सटेंसिव की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली मैं स्टेट और पाथ फंक्शंस की बात करना चाह रहा था। टेम्परेचर जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, वेरएस हीट जो है वो एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। अब आप पाथ को जब स्टेट से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हीट कैपेसिटी जो है वो एक पाथ फंक्शन बन जाती है, ठीक है, पाथ फंक्शन बन जाएगी। ओके, ये हमने क्वेश्चन भी अपने पोल में आपसे पूछा था कि हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन। काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है कि इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए सपोजिटली मैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मोलर हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं,
कि मैंने एक मोल के लिए बात करी तब भी तो वो चेंज ही है, मतलब dq/dt ओनली फॉर वन मोल है, बट इट इज डिफाइंड एज सेम ओनली फॉर नॉर्मल n लिख देता हूँ मैं कि अब मोल मैंने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, ठीक है, पर फिर भी वो है, अभी भी ये पाथ फंक्शन ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हीट पाथ फंक्शन है, टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, इसीलिए ऑटोमेटिकली हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन बन जाती है। अब ये पाथ अगर हम डिफाइन ही कर दें, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पाथ को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि हम दो वे से हीट कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, मतलब दो वे, इस दो पाथ्स हैं जिससे हम हीट कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हीट हम अगर दे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अगर हम हीट दें एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया यानी कि dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय dt, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो dq p बाय dt, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर और dt, ठीक है, और इसे मैं कहूंगा cp और इसे मैं कहता हूं cv, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अभी तक हमने जो इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो ये अगर मैं एक्सपेंसिव वर्क की बात करूं, केवल एक्सपेंसिव वर्क की बात कर रहा हूं, तो इंटरनल एनर्जी जो है हमें पता है क्या है, dq माइनस pdv, ठीक है। जब मैंने कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसका मतलब देयर इज नो वर्क बीन डन, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dq इज इक्वल टू du, ठीक है, चेंज इन हीट is equal to change in the internal energy. So ये हो जाएगा del u by del t, ठीक है। ये हमारा du by dt भी लिख सकते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर del कर दिया, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी किया है, तो हीट के बराबर हो जाएगा। और अभी हम इसकी स्टडी भी करेंगे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, ठीक है, डेल्टा dqp क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का थ्योरेटिकल कंपैरिजन करेंगे, cv और cp का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है चीज है। देखिए मेरे पास कोई एक सिस्टम है, दो सिस्टम्स में ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों का पाथ जो है वो मैं फिक्स कर रहा हूँ। एक को सिस्टम को मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डीवी चेंज, यहाँ का जो वॉल्यूम है मैंने इस तरह से दिया है कि यहाँ का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो सकता। और एक सिस्टम मैंने लिया है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे मतलब इसका प्रेशर चेंज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट वॉल्यूम को पहले स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या किया मैंने, इसको हीट दिया और इसका देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में कितना हीट मुझे देना पड़ेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कितना मैंने हीट दिया और कितना चेंज इन टेम्परेचर मुझे मिला, ठीक है। अब देखिए क्या करा मैंने, अब अगर मुझे सेम चेंज 1 डिग्री सेल्सियस इसको चेंज किया मैंने, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर भी इसको 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है टेम्परेचर को, बट यहाँ पर मुझे एक ये है कि मुझे प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए जब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रेंट ये है कि ये एक्सपैंड नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि ये एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो देखिए कंस्ट्रेंट क्या है कि प्रेशर जो है हमारे सिस्टम का वो बढ़ता रहेगा। हमने उसको हीट दे दिया, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करेंगे, इसका मतलब हमारे जो बाउंड्रीज को वो ज्यादा प्रेशर देंगे, ज्यादा कोलिजन्स करेंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यानी कि हीट से प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पर क्या करना है, प्रेशर नहीं बढ़ाना देना, हमको प्रेशर सेम रखना है। तो क्या कर सकते हैं कि अगर हमको प्रेशर सेम रखना है तो हम इस पिस्टन को एक्सपैंड होने दे सकते हैं, क्यों एक्सपैंड कर जाए, ताकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर क्या होगा कि सम हो जाएगा, टोटल जितने भी आप पूरा सरफेस है कितना आप कोलिजन कर रहे हैं, कैसे आप कोलिजन कर रहे हैं, उसका सम हो जाएगा। अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो इंक्रीज इन प्रेशर होना था विद जो मैं हीट से दे रहा हूँ वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम का हम
इसको हीट चेंज होने दे रहे हैं, मतलब हम इसको एक्सपैंड होने दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, देखिए जब हम इसको एक्सपैंड होने दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो हमने जो हीट दिया, सपोजिटली मैंने 1 जूल हीट दिया इसको, सपोजिटली यहाँ पर 1 जूल हीट लगा इसका 1 डिग्री सेल्सियस रेस करने में, सपोजिटली मैंने भी यहाँ पर इसको 1 जूल ही दिया, बट क्या हुआ कि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट था वो तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल का हीट बढ़ा दी उसने, तो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, 1 डिग्री नहीं बढ़ाया पर थोड़ा बढ़ाया, बट क्या हुआ कि साथ साथ हमारे इस हीट ने काम भी कर लिया, देयर वाज सम अमाउंट ऑफ हीट व्हिच गॉट कन्वर्टेड टू वर्क, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ हीट व्हिच गॉट, नॉट ऑल, it is not always it is possible, not all heat will convert to work, but some amount of heat has converted to work, and what work, expansion work, the system has expanded, इसका मतलब अगर मैंने 1 जूल दिया तो उसका जो एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ा वो केवल, आई एम नॉट सेइंग इट एग्जैक्टली, केवल 0.5 बढ़ा, ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये एक थ्योरेटिकल चीज है, मतलब लेमा में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ कि 0.5 बढ़ा, इसका मतलब अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज करना है तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, मैं 2 जूल दूंगा ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, इसका मतलब सीपी जो है हीट कैपेसिटी, यानी कि क्या है, टेम्परेचर चेंज तो दोनों में सेम है, ये तो 1 है ये भी 1 है, ये कम है, ये 1 जूल था ये 2 जूल है, इसका मतलब सीपी जो है वो हमेशा सीवी से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सीपी में सम अमाउंट ऑफ वर्क, सम अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क, और हमारा जो हीट है वो टोटल सिस्टम के टेम्परेचर को रेस नहीं कर पा रही जितना हमको चाहिए, वो एक्सपैंड कर गया, इसीलिए हमेशा हर सिस्टम के लिए Cp will be greater than Cv. This is a fact valid for everything. Okay? और हम theoretically अभी हम इसको देख रहे हैं कि क्या चेंज आया, और अब हम इसको धीरे धीरे जाके हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे आगे कि व्हाट इज Cp Cv, यानी कि एक चीज और चीज यहाँ से पता चली कि Cp माइनस Cv विल बी ग्रेटर देन 0. ओके, तो ये चीज भी हम देखेंगे आगे डिफरेंट गैसेस के लिए. ओके, मैथमेटिकली भी इसको देखेंगे. अब हम एक चीज पे आते हैं, हमने यहाँ पर देखिए सीपी को डिफाइन करने के लिए डेल्टा क्यू पी की बात करी, तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट लॉ है ये माइनस पी टीवी, लेट मी सी वेदर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो डी क्यू माइनस पी डीवी है, ठीक है, अब ये फर्स्ट लॉ है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, माय प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है. देखिए हम क्यों करना जा रहे हैं, क्योंकि जनरली जो भी हम रिएक्शंस लैब में स्टडी करते हैं, जैसे अगर आपने लैब में भी स्टडी किया तो हम 1 एटमॉस्फेयर पे स्टडी कर रहे हैं, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, हम अपने सिस्टम को एक्सपैंड होने देते हैं, अगर आपने देखा होगा बॉइल करता है वाटर तो वो एक्सपैंड करता है, हम अपने सिस्टम को एक्सपैंड करने दे रहे हैं, हम एक्चुअली वी आर नॉट कंस्ट्रेनिंग अ सिस्टम, जो हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स है उसको हम वॉल्यूम कांस्टेंट करके हम कंस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर कांस्टेंट करके कंस्ट्रेन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चेंजेस जो हम स्टडी करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, इसीलिए हम एक ऐसी चीज देखना चाह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर करने पे हमारी इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होती है, ठीक है, हम इंटरनल एनर्जी जो है उसको स्टडी करना चाहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. तो क्या किया, ये मैंने लिखा है यहाँ, तो प्रेशर जब कांस्टेंट कर दिया तो ये फिक्स है, ठीक है, और ये फिक्स हो गया प्रेशर, ये इट कैन नॉट चेंज, बट डी यू कैन चेंज एंड डी वी कैन चेंज, तो मैं इसको एब्सोल्यूट टर्म में लिख लेता हूँ, डी यू मतलब सेकेंड स्टेट में जाने के बाद क्या इंटरनल एनर्जी थी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, फिर ये हीट है, स्मॉल हीट अगेन माइनस पी इंटू वी टू माइनस वी वन. ओके, अब क्या किया, मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यू टू माइनस यू वन माइनस पी वी टू. ओके, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, देखिए क्या होगा, ये जब माइनस पी वी टू है ये प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस है, तो जब यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी वी वन इज इक्वल टू डी पी, सो डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, नाउ आई एम क्लबिंग यू टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू टू प्लस, अब देखिए पी जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू पी,
P कांस्टेंट है तो P को मैं P1 दूं P2 दूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं इस P को P2 दे दूंगा और इस P2 P1 दे दूंगा, दोनों सेम ही है, P1 P2 एक ही है क्योंकि कांस्टेंट है। तो बस फॉर माय सिंपल मैथमेटिक्स, अपने मैथमेटिक्स को और सिंपलीफाई करने के लिए मैं कर रहा हूं P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू PQ P। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए जो हमारे पास सिस्टम क्या बना है, U प्लस पीवी मतलब एट सेकंड स्टेज प्लस U प्लस पीवी एट द फर्स्ट स्टेज। अब देखिए U प्लस पीवी में देखिए U एक स्टेट फंक्शन है, प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन। तो जब एक स्टेट दो स्टेट फंक्शंस को हम क्लब कर रहे हैं तो दिस इज गिविंग अस अनदर स्टेट फंक्शन, और हम इस स्टेट फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं H से, ठीक है, which is equal to delta H equal to delta Q P। और इस H को हम बोलते हैं इंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट, इंथैल्पी जो है वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, इंथैल्पी, ठीक है। तो इंथैल्पी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। क्यों क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमको एक स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन चाहिए था, जिसके लिए हमने इतना सब किया। हमने एक्चुअली क्या किया, हमने तो केवल मैथमेटिक्स से सॉल्व किया और ऑटोमेटिकली एक स्टेट फंक्शन बन के आ गया, क्योंकि स्टेट फंक्शन जो है वो सम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट फंक्शंस का, यानी कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो ये एक स्टेट फंक्शन बन गया। अब देखिए क्या है, चेंज इन एंथैल्पी is equal to is actually equal to the change in heat at constant pressure। अगर किसी भी सिस्टम पे आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं तो वो एक्चुअली में उसकी एंथैल्पी को बढ़ाएगा। तो एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करेंगे, Q at constant pressure, ठीक है। तो अगर किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उस पे हमने चेंज किया, उस पे हमने हीट दिया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो उसकी एंथैल्पी को चेंज करेगा। इंटरनल एनर्जी में वो बात नहीं थी। इंटरनल एनर्जी में वो वॉल्यूम चेंज करने पे केवल हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो रही है, कांस्टेंट रखने पे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखने पे जो हीट है वो एक अनदर स्टेट फंक्शन के बराबर है, जो कि हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो दिस वाज अ लेक्चर टू इंट्रोड्यूस एंथैल्पी। अब एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस कर दिए। एंथैल्पी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, हमने देखा पूरी चेंजेस को एट कांस्टेंट प्रेशर देख के एक नया स्टेट वेरिएबल आ गया जिसको कहते हैं एंथैल्पी। अब हम आगे जाके एंथैल्पी को स्टडी करेंगे। देखिए अभी तक हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया है, अब हम थोड़ा मैथमेटिकल में भी जाएंगे, क्योंकि वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली कि हमारा सिस्टम कैसे चेंज होता है और थर्मोडायनेमिक्स कैसे मैथमेटिकली वेरी होती है। तो उसके लिए एक रूल है, साइक्लिक रूल है, वो हमको पढ़ना होगा पहले। तो इस लेक्चर से एंड करने से पहले हम साइक्लिक रूल पढ़ेंगे। और जनरली अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो जनरली बीएससी क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है कि प्रूव द साइक्लिक रूल, ठीक है। तो हम अब इसका प्रूफ देखेंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखिए हम अपने ही नॉन वेरिएबल्स को लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इंटरनल एनर्जी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। तो du इज इक्वल टू del u by del v at constant temperature dv plus del u by del t at constant volume dt। देखिए एक चीज और भी लिख सकता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, du इज इक्वल टू पाई dv प्लस cv dt। ये आप हर चीज आपको यहाँ पर पता है क्या है। पाई इज द इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। Cv is the heat capacity at constant volume, change in heat at constant volume, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ हीट देने पे at constant volume, उसको हम Cv बोलते हैं। तो ये हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ऑब्वियस बात है। अब देखो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम को भी फंक्शन बना सकते हैं इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का। इट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग, वॉल्यूम को मैं v ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। और सिमिलरली वॉल्यूम को अगर मैं
स्टडी करना चाहूँ तो कैसे स्टडी कर सकता हूँ? डेल वी एट डेल यू कांस्टेंट टेम्परेचर डी यू प्लस डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी डी टी। ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मैंने डीवी की जगह ये चीज पुट कर देनी है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, मतलब बहुत ऑब्वियस चीज है। मैंने दोनों इक्वेशंस को क्लब करना है, ठीक है। कैसे क्लब करूंगा? डी यू को लिखूंगा डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है? डेल वी एट डेल यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी यू प्लस डेल वी एट डेल टी एट कांस्टेंट यू डी टी प्लस ये प्लस डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी। ठीक है, क्या किया मैंने इस डीवी को यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर काट रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को नीड नहीं है हमको, देखिए इसकी भी कोई नीड नहीं है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल के फॉर्म में लेके आए हैं, डी यू dt dt, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं du को क्लब कर दूंगा और dt को आपस में क्लब कर दूंगा। देखिए अगर आपको मार्क्स गैदर कर रहे हैं ना, तो यू गो इन स्टेप्स। जैसे अगर मैंने डायरेक्टली ही उसमें डाल दिया, तो यू हैव टू राइट इन स्टेप्स कि नाउ सॉल्विंग दिस, ठीक है, नाउ मेकिंग सिंस u is a function of temperature and volume can also be a function of internal energy and temperature. This you have to write. Then you have to write volume as a function of internal energy and temperature. Then you have to write dv, ठीक है, dv को किस तरह से तोड़ते हैं। Then you have to write कि putting second equation in first you gain this। अब क्या है कि आप इसको धीरे धीरे क्लब कर सकते हैं। मतलब क्या करना है कि इसको लिखा, फिर इसको लिखा और फिर इसको लिखा, ठीक है। हम स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्टेप्स नहीं बढ़ाऊंगा। मैं केवल जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनको मैं क्लब कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्या हुआ, du है यहाँ पर और मैं इस du को क्लब कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्वल टू यहाँ रहने देता हूँ, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी बाय डेल यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर du, ठीक है। एक तो ये आ गया, प्लस अब मैं dt वाले सभी वेरिएबल्स को क्लब कर देता हूँ। क्या रहेगा ये, इसके साथ जो है वो ये भी आएंगे, तो क्या आएंगे, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये है, प्लस डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने क्लब कर दिया इसको। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं दो सिचुएशन अज्यूम करूंगा। पहली सिचुएशन क्या है कि इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम की कांस्टेंट है, तो मैं ये डिफाइन करूंगा कि du इज इक्वल टू 0। वेट लेट मी डिफाइन फर्स्टली कि टेम्परेचर 0 है, तो फर्स्ट मैं करूंगा dt 0। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि क्यों पहले मैं dt को 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो dt 0 है तो पूरा ये टर्म 0, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करिए तो क्या हुआ, ये बच गया, ये सब कट गया, केवल ये बच गया। अब यहाँ पर du है, du भी कट गया, 1 बच गया, तो 1 इज इक्वल टू du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेल v बाय डेल u एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, डेल u बाय डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर लेके आऊंगा तो 1 बाय हो जाएगा, तो 1 बाय, ये रिवर्स रूल है, ठीक है, 1 बाय डेल v बाय डेल u एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक रूल है, ठीक है। ये रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल का रूल है कि अगर सपोजिटली
आपने डेल यू बाय डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा, तो आप इसको 1 बाय डेल वी बाय डेल यू कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, सेकेंडली मैं डी यू को कांस्टेंट रखता हूँ। तो जब मैंने डी यू को कांस्टेंट रखा तो क्या होगा, डी यू जब जीरो है तो क्या होगा, ये जीरो और ये बचता है, तो डी टी यहाँ आएगा तो वो भी जीरो, और ये हो जाएगा डी यू बाई डी वी, और ये प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो। और इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ माइनस के साथ, ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ। आपको मार्क्स के चाहिए तो आपको इसको स्टेप वाइज करना है, ऑब्वियसली स्टेप वाइज करेंगे आप। क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको यहां पर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाय डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। अब यूजिंग दिस रूल, इसीलिए मैंने इसको पहले डिफाइन किया था, क्योंकि ये रूल हम यहाँ पर यूज करने वाले, तो यूजिंग दिस रूल क्या कर सकते हो, dt को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या हो गया, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, del v by del t at constant internal energy and del t by del internal energy at constant volume is equal to -1। तो ये जो चीज है, ओके, ये जो चीज है इसे हम कहते हैं साइक्लिक रूल। अब साइक्लिक रूल क्यों, क्या है, देखिए अगर आप नोट करेंगे तो पहले तीनों टर्म्स में मतलब तीनों टर्म्स में जो हम तीनों वेरिएबल्स यूज करते वो हैं, जैसे u ऊपर है, v है, t है, u भी है, v भी है, t भी है एट द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में v है, t है, u है, मतलब तीनों डिनोमिनेटर में भी है, तीनों न्यूमरेटर में भी है, और कांस्टेंट में t है, u है, v है। तो कांस्टेंट्स में भी t है, v है, u है। बस हमको यही देखना है कि ये किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। एक है du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर क्या किया, v को ऊपर ले दिया, बट अगेन इसके रिस्पेक्ट में नहीं करना, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, dt कर दिया कांस्टेंट u। अब क्या बचा, केवल तीसरा बचा, उसको आपने को पहले लिखना है, और जो लास्ट बचा उसको नीचे, और जो भी बच गया उसका कांस्टेंट इज इक्वल टू -1। दिस इज द साइक्लिक रूल एंड दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम आगे जाके इसको बाकी वेरिएबल्स पे भी अप्लाई करेंगे। ये तो अभी हमने इसको इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे किया, अब हम इसको और भी वेरिएबल्स पे कर सकते हैं, जैसे एंथैल्पी, प्रेशर, टेम्परेचर पे कर सकते हैं, तो ये सब हम करेंगे। अब देखिए एक चीज और, जब हमने एंथैल्पी को रिड्यूस किया तो एंथैल्पी जो है वो फंक्शन बन गया, जैसे इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन बना था वो बन गया था फंक्शन हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अब एंथैल्पी जो है वो हमारा फंक्शन बन गया टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है। तो वी आर हैविंग टू स्टेट फंक्शंस, वन इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर तो दोनों में ही है, एंड अदर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो ठीक है, हम इनको आगे स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी हैव टू जंप टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर इट विद योर नोट्स। थैंक यू।